हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल। दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन cycles in female which is starting from 10 to 14 years, just last topic, and it will monopause at the age of 45 to 55 year। 10 से 14 साल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी जिसको हमने मोनार्च कहा। और 44 से 45, 45 से सॉरी 55, 45 से 55 के एज में फीमेल की मोनोपॉज हो जाती है। ओके, तो 10 से 14 और 45 से 55 इस एज के दौरान जो फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है या पीरियड आता है, मंथली पीरियड आते हैं, इस पीरियड को अगर हम देखें तो हमने पढ़ चुके हैं कि ये 28 डेज का होता है। हमने ये भी देख लिया कि वो साल में 13 पीरियड हो जाते हैं। तो ये पीरियड में ऐसा क्या होता है, हम इस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल। इन दिस पीरियड द मॉडिफिकेशन of the female reproductive system is done. This modification is starting from the first day and end at the 28 days। पहले दिन स्टार्ट होगा और 28 दिन लगभग खत्म हो जाएगा। इसी दौरान बहुत सारे मॉडिफिकेशन होंगे, डेवलपमेंट होंगे, चेंजेस होंगे। ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। चलो लेट्स बिगिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। प्राइमेट्स मतलब बंदर की प्रजाति जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। इनमें की इन एनिमल्स की एक प्राइमेट्स की खासियत है कि इनको फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं। बाकी दूसरे इनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। सिर्फ ये प्राइमेट्स और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में, ये प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। It involves a series of cyclic changes in ovary and female reproductive tracts, mainly in uterus। इस दौरान साइक्लिक चेंज होते हैं शरीर के अंदर में फीमेल्स के, और बेसिकली ये कहा होता है यूटेरस के अंदर में चेंजेस होते हैं। These changes takes place under the effect of the gonadotrophic hormones and ovarian hormones respectively। ये सारे चेंजेस हॉर्मोन्स के कारण होता है। बेसिकली कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स और ओवरियन हार्मोन्स के कारण ये सब कुछ साइकिल होती है। द साइकिल आर रिपीटेड विद पीरियोडिकली अप्रोक्सीमेटली इन 28 डेज। ये कब हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि ये कैसा होता है, पीरियोडिकली मतलब एक चक्र के जैसे, जहाँ से शुरू होगा वहीं खत्म और वहीं से शुरू फिर भी वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 दिन का होता है। मिडल ऑफ ईच साइकिल मतलब इस 28 दिन के बीच में, मतलब 14 दिन, ध्यान रहेगा 28 दिन मतलब मिडल मतलब 14वां दिन। मिडल ऑफ ईच साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलीज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अ एग। जैसे हमने फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट का ओवरी की जो पढ़ रहे थे हम फर्स्ट पार्ट में, हमने देखा कि 14 डेज में ग्राफिन फॉलिकल से oocytes या डेवलप फुल्ली डेवलप एक रिलीज हो जाता है। तो ये मिडल ऑफ द एज क्यों कहा बोला गया? 28 का आधा 14। इन मिडल ऑफ ईच साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ द फर्टिलाइज्ड मोस्ट डेवलप oocytes और एग्स। egg in each cycles comes alternately from one of the two ovary। हमने ये भी देख चुके हैं कि दो में से कोई भी एक अल्टरनेटली, एक पहली बार लेफ्ट साइड से, दूसरी बार राइट साइड से, तीसरी बार फिर लेफ्ट से, चौथी बार फिर राइट साइड से, अल्टरनेटली एक दो में से एक ओवरी से एक उस साइड्स और एग्स रिलीज होता है। द साइकिल्स इज डिवाइडेड इनटू द बेसिकली इन 4 फेज। इस साइकिल को 4 भागों में बांटा जाता है। ABCD ऐसे 4 भागों में हमारे बुक में भी दिया हुआ है। हम 1 बाय 1 चलते हैं। फर्स्ट फेज जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जहाँ स्टार्टअप होगा, मेंस्ट्रुअल आएगा या पीरियड आता है, कहते हैं ना पीरियड आना, विजिबल पोर्शन हमको समझता है कि पीरियड आ गया है। इट बिगिंस इन ईच साइकिल इज टेकन एट द
फर्स्ट डे वेयर मेंसेस और लॉस ऑफ ब्लड अप्रोक्सीमेटली 45 to 100 ml, ये पूरे पीरियड के दिन की बात कर रहे हैं, 45 to 100 ml टेक्स प्लेस एंड इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 days। ये पहला फेज जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ये बिगिन होता है पहले दिन से और लगभग कितना दिया है 45 to 100 ml ब्लड इससे रिलीज होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 7 days का होता है, लेकिन जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग ह्यूमन बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है, तो ये 3 से लेकर 7 दिन तक का भी हो सकता है, 3 से लेकर 7 दिन। अप्रोक्सीमेटली ये अगर देखें स्टैंडर्ड में 5 days की ही होती है। एंडोमेट्रियम, अब आते हैं कि ये होता क्यों है, ये ब्लड लॉस होता क्यों है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। अब ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे कि हमने देखा, एक मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता रब समझने के लिए। दिस वन इज द यूटेरस, ओके, दिस वन इज अ यूटेरस। हमने देखा कि ये यहाँ पे फैलोपियन और ओवरी होती है, ओके, रफ डायग्राम है। तो ये जो यूटेरस है इसके हमने देखे वॉल है, हमने देखा इसकी 3 लेयर होती है ना। तो जो अंदर वाली लेयर रहेंगी दिस वन, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो मैं अभी, चलो येलो ले लेते हैं समझने के लिए। ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की जो पतली परत होती है, लगभग कहा जाता है इट इज 1 mm इन थिकनेस, ये 1 mm की थिकनेस की होती है। ये एंडोमेट्रियम की वॉल प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण, रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, और जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की लेवल यूटेरस में घट जाती है, जिसके कारण ये 1 mm की, दिस 1 mm of लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल बिकम सेड ऑफ। ये 1 mm की एंडोमेट्रियम वॉल जो यूटेरस में होती है, ये झड़ना शुरू जाती है, निकलना शुरू जाती है, और ये क्योंकि इसमें कैपिलरी ऑफ ब्लड बहुत सारा होता है, छोटी छोटी कैपिलरी के अंदर बहुत सारा ब्लड होता है, तो ये ब्लड के साथ उस परत को, ये हम कहेंगे हम अंदर की परत एंडोमेट्रियम की छिल जाती है, लोकल वर्ड में इस्तेमाल कर छिल जाती है, जिसके कारण ये ब्लड के साथ बाहर आएगी, और वो लगभग कितनी बोल रही है 45 से 100 ml तक की ये निकल आती है, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड और मेंसेस और द पीरियड आना। ड्यू टू दिस ब्लड, कौन सा ब्लड, वो एंडोमेट्रियम की पूरी परत प्लस सम ब्लड, ड्यू टू ब्लड मेंसेस कंटेन द ब्लड टिश्यू कौन से, एंडोमेट्रियम टिश्यू फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स एंड द अनफर्टिलाइज्ड oocyte और एग इस डिस्चार्ज थ्रू वजाइना का थ्रू जो निकलने वाला सोल्यूशन होगा, हम कहेंगे इसको स्त्राव कहेंगे, उसमें क्या होगा, ब्लड होगा, एंडोमेट्रियम की टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स होंगी, और साथ ही साथ अनफर्टिलाइज्ड एग या oocytes भी उस वजाइना के थ्रू मेंसेस से या लॉस ऑफ ब्लड से रिलीज हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की लाइन कितनी होगी, सिर्फ 1 mm की निकलेगी, बहुत छोटी होती है। मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कंटिन्यू फॉर द एवरेज ऑफ 5 days, 3 से 7 कहा गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड कितना है 5 दिन का, तो ये कंटिन्यू 5 day में रिलीज होती रहेगा। हाउएवर दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट, ये ब्लड कभी भी जमता नहीं है। हम जानते हैं कहीं से जख्म हो गई, खून निकल आया तो खून जम जाता है, लेकिन ये मेंसेस का जो ब्लड होगा वो कभी भी नहीं जमता है, कोएगुलेट नहीं होता है, क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोलाइसिन एक केमिकल रहेगा जो उसको जमने नहीं देगा। लाइसिन है क्योंकि ये ब्रेक करता है, इसलिए फाइब्रिनोलाइसिन जो फाइब्रिनोजिन को तोड़ देता है, जिसके कारण ब्लड
कोएगुलेट या क्लॉट नहीं होता है। ये हो गया पहला फेज। कंटिन्यू चलते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज ऑकर व्हेन द ओवुलेटेड एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज। ये होता क्यों है? क्योंकि उस दौरान जो उसके पहले का मंथ होता है, अब हम फर्स्ट डे ले रहे हैं, इसका मतलब ये 28 डेज की बात हो रही है। मतलब एक बार फिर से फर्स्ट डे, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि हमको समझ में आ जाए। ये फर्स्ट डे है, ओके। यहाँ से साइकिल बिगिन हो रही है। 14 डेज में क्या निकलता है? एग निकलता है, बराबर। तो ये 28 डेज लेता मैं, और यहाँ से फिर से चक्र शुरू। तो इस दौरान जो फर्टिलाइज एग बना था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसीलिए फर्टिलाइज नहीं होने के कारण ही ये पहले दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। क्या बोला गया है? बिकॉज अनफर्टिलाइज्ड एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, इसके कारण ये वहाँ से रिलीज हो जाता है और फिर से ये साइकिल बिगिन हो जाती है। आई होप सो कि ये आपको समझा होगा। क्या आगे बढ़े। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन ड्यू टू अनफर्टिलाइज्ड एग एंड इट thereafter shed of झड़जाना of endometrium wall known as menstruum. This is thus called funnel or unfertilized egg. इसको unfertilized egg या फ्यूनरल भी कहा जाता है। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, जिसको हम कहते हैं हिंदी मराठी मध्ये, है ना, अंतिम संस्कार करणे। म्हणजेच काय झालं की जी वॉल एंडोमेट्रियम बनलेली होती ती अनफर्टिलाइज एग मुळे, म्हणजे फर्टिलायझेशन न झाल्यामुळे ती खराब झाली किंवा आपण म्हणू शकतो त्याला मेली, आणि त्यामुळे त्याला म्हणतात फ्यूनरल और अनफर्टिलाइज एग। त्याला म्हणतात, उसको कहते हैं फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग, अंत्य संस्कार जिसको हम कहेंगे निकल रहा है। इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किया है, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग, बिकॉज द एग इज नॉट फर्टिलाइज, एग इज नॉट फर्टिलाइज, दैट्स व्हाई। During these 5 days many प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स डेवलप। उसी दौरान क्या होता है कि ओवरी के अंदर में जो प्रीमॉर्डियल हम देख चुके हैं, प्रीमॉर्डियल फॉलिकल होते हैं, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि नया चक्र फिर से स्टार्ट हो चुका है। डेवलप इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड अंडर इफेक्ट ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के कारण प्राइमरी उस प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मतलब पहली उसी एज में जो पुराना एग है, अनफर्टिलाइज एग है, उसको निकाला जाता है, तो उसकी जगह पर नए फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू हो जाता है। तो ये पहला स्टेज खत्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, पीरियड रुक गया या मेंस्ट्रुअल रुक गया। अब उसके बाद में सेकंड फेज स्टार्ट हो जाए, प्रोलिफेरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल का बाद वाला पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज या फॉलिकुलर स्टेज इसलिए कहा गया कि फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गए, या प्रोलिफेरेटिव फेज इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी प्रीमॉर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनना शुरू हो जाते, इसलिए इसको अलग अलग नाम दिया है। दिस फेज इज द ड्यूरेशन बिटवीन द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ऑफ द 5 डेज एंड रिलीज ऑफ द ओवम। उसी दौरान ये रुक के जाएगा और इसी फेज के अंदर में ये नया ओवम जो अनफर्टिलाइज एग जो निकला था, वैसा ही अनफर्टिलाइज एग या न्यू एग बन जाएगा इसी फेज के अंदर में या सेकंड फेज के अंदर में। ड्यूरिंग दिस फेज इट मोर वेरिएबल देन द अदर फेज। ये इसलिए फेज होता है क्योंकि इस दौरान बॉडी में नया ओवम बनना शुरू हो जाता है, और जनरली इज एक्सटेंड फ्रॉम 5 डे। 5 डे क्यों कहा गया है? ये खत्म होने के बाद 5 to 13 डेज, क्योंकि हमने देखा था, अभी डायग्राम बनाया था मैंने, 14 डेज लिखा था, क्योंकि इट एक्सटेंड फ्रॉम 1 to 13 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 से लेकर 13वें दिन तक
रन होगा 13वें दिन तक पूरा ग्राफियन फॉलिकल रेडी रहेगा ओम रिलीज करने के लिए। और ठीक आफ्टर 6 to 12 सेकेंडरी फ्यू मतलब 6 से 12 हमने देखा था कि लगभग 40,000 सेकेंडरी फॉलिकल्स रहते हैं, लेकिन निकलते कितने हैं 416 से, बराबर। तो अब उससे 6 से 12 सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बट यूजुअली वन ऑफ देम, उस 6 से 12 में से सिर्फ एक ही सेकेंडरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। और ये ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद एक बन गया तो बाकी के पूरे डीजनरेट हो जाते हैं। मतलब 6 से 12 में से एक बनेगा और बाकी बचे हुए 11 या जो जितने भी होंगे वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। दिस डिग्रेडेशन और डीजनरेशन को कहा गया एट्रीजिया, इसको कहा जाएगा एट्रीजिया। द डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल सीक्रेट हार्मोन दैट इज द एस्ट्रोजन, हम पढ़ चुके कहा में पहले ही टॉपिक में, ओवरी के अंदर में एस्ट्रोजन फॉलिकल बनाएगा कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स। इट स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू फॉलिकल्स इन इन्फ्लुएंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्राफियन रिलीजिंग फॉलिकल हार्मोन्स, ग्राफियन रिलीजिंग गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। इसके इन्फ्लुएंस में ये नए डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा विच स्टिमुलेट द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा, इस किसको, ग्राफियन फॉलिकल्स को हेल्प करेगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हेल्प करने के बाद ये सारा डेवलपमेंट सेकेंडरी एक फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल्स में फुल्ली डेवलप हो जाएगा। जैसे ही रिलीज हो गया बन गया एंडोमेट्रियम बिगिन टू रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेजुअली इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे जैसे ये सेकेंडरी फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनेगा, जो पहले पीरियड में एंडोमेट्रियम की 1 mm की वॉल जो झड़ गई थी पीरियड के साथ में निकल गई थी, वो बनना होना शुरू हो जाएगी, रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। रीजनरेशन involve the formation of endometrium, endothelial cells, endometrial wall और uterine glands and work of the blood vessel। नई blood vessel जो झड़ चुकी थी, एंडोमेट्रियम की सेल झड़ चुकी थी, उनकी वॉल बनना शुरू हो जाएगी और थिकनेस लगभग 3 से 5 mm की हो जाएगी फिर से एंडोमेट्रियम वॉल की। इसी दौरान में कहाँ से लेकर 5 से लेकर 13 दिन तक ये एंडोमेट्रियम वॉल फिर से बन जाएंगे, जो झड़ चुकी थी। ब्लड वेसल जो ब्लड के साथ बह गए थे वो फिर से बन जाएंगे और एस्ट्रोजन का प्रभाव बढ़ने लगेगा विद द हेल्प ऑफ गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स और FSH के थ्रू से ये होने लगेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तैयारी पूरी हो चुकी है, ग्राफियन फॉलिकल्स बन चुका है, एंडोमेट्रियम वॉल बन चुकी है। नाउ ओवरी फेज, ओवुलेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 14वां दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटा होगा क्योंकि ऐसे कितने दिन का है, 1 दिन का है। पहला दिन था 1 से 5 दिन, दूसरा फेज था 5 से 13 दिन, तीसरा फेज है सिर्फ 1 दिन 14वें दिन का, और उसके बाद के 15 से लेकर 28 दिन अंत वाला फेज रहेगा। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज। It involves the rupturing of mature graphian follicle and release the oocytes or the ovum or egg। ये फेज 14वें दिन ग्राफियन फॉलिकल्स टूट कर वहां से, अगर हम देखें डायग्राम पढ़ चुके हैं, पहले अलग से टॉपिक पढ़ चुके हैं कि ग्राफियन फॉलिकल्स है, इस तरह से डायग्राम पढ़े ना हमने, ग्राफियन फॉलिकल्स, इसके अंदर में जो oocytes होगा ये टूट कर बाहर आ जाएगा और ये जैसे कि वैसे अंदर में रह जाएगा। तो ये एक बाहर निकलना, ये प्रोसेस 14वें दिन होती है, 14 डेज। ओके, तो इट रिलीज द oocytes और सेकेंडरी ओम या सेकेंडरी oocytes और एग इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी अंदर में ये रिलीज कर दिया जाएगा इन 14 डेज। इसी दौरान क्या होगा, रैपिडली सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया जाएगा बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कॉज द
मैच्योर फॉलिकल्स टू रप्चर, मैच्योर फॉलिकल रप्चर के कारण ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज किया जाएगा। ओवुलेशन में बी accompanied by mild और सीवियर पेन, किसी किसी फीमेल्स में इनके अलग अलग सिम्टम पाए जाते हैं, उनको उस दौरान कुछ चेंजेस नजर आता है, किसी किसी के पेट में दर्द होता है, अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा, या किसी 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 फीमेल को कुछ भी नहीं होगा। तो अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। तो 14वें दिन ठीक बीच में पेट दर्द करना, अनकंफर्टेबल लगना, ये ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सभी के हिसाब से अलग अलग। अब ये रिलीज हो गया एक तीसरे फेज में। अब आते हैं हम चौथे फेज की ओर, जो 15 से लेकर 28 तक जाएगा, 15 से लेकर 28 साइकिल। ड्यूरिंग दिस फेज द ओवुलेशन एंड बिगिनिंग टू द नेक्स्ट मेंसेस की तैयारी शुरू हो जाएगी फिर से। अगर एग निकलने वाला एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो दिस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज बिकॉज इट रन फ्रॉम 15 to 28 डेज ऑफ द साइकिल। इस लंबा होता है क्योंकि इसी फेज के दौरान 14 डेज के बाद में ओव्यूल रिलीज हो गया, तो वो ओव्यूल फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी भी होल्ड होती है, इसलिए इसको काफ़ी लंबा समय दिया जाता है। अगर नहीं हुआ तो ये फिर से 28 दिन खत्म होकर पहले दिन फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस शुरू हो जाएगा। आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte रिमेनिंग टिश्यू ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफर इन द कार्पस ल्यूटियम, जैसे कि वैसे अंदर रहेगा, जो उसका कवर रहेगा कार्पस ल्यूटियम बनाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम बिगिन टू सीक्रेट द प्रोजेस्टेरॉन्स एंड द एस्ट्रोजन। कार्पस ल्यूटियम फिर से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाएगा। ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम वॉल को थिक बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और काफ़ी न्यूट्रिटिव लेयर बना देगा, ताकि फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो फिटस उसमें अटैच कर सके। दी ओवुलेटेड एग में गेट फर्टिलाइज इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर में ये फर्टिलाइज होना चाहिए, अन्यथा वो फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ 24 घंटे के अंदर में, द कार्पस ल्यूटियम कैन सर्वाइव फॉर ओनली 1 वीक, 2 वीक, क्योंकि बोला है 15 से 28 दिन, 14 दिन का होता है वो वाला पीरियड, तो 2 हफ्ते के लिए मतलब 14 दिन तक रहेगा। देन कौन? कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर में है, डिजेनरेट एंड वाइट स्कार कार्पस एल्ब्यूकेंस बन जाएगा। अब जैसे ही कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्ब्यूकेंस बनेगा तो उसका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन निकालना बंद हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी कम होने से या बंद हो जाने से एंडोमेट्रियम पे इफेक्ट करेगा और भी ठीक 28 दिन के बाद फिर से मेंसेस के पहले दिन वो लूज होना शुरू हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड इनहेबिन फॉर द अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एंडोमेट्रियम ग्लैंड ग्रो। इनके प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्या हो जाएगा, हमने बताया अभी पहले भी कि वो अच्छा बढ़ेगा और become coiled and start uterine secretions. Endometrium become more vascularized and thicken upon the 8 to 10 mm, 8 से 10 mm, जो पहले 1 mm की चढ़ती है 3 से 5 mm बनता है स्टार्टिंग में, अब बन गया 8 से 10 mm का। इनहेबिन स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इनहेबिन क्या करेगा, FSH को सिक्रेशन को रोक देगा ताकि फॉलिकल अभी नहीं बनेंगे। इसी दौरान फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है। दिस चेंजेस इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ क्या के लिए है, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, एंड सम सीक्वेंस ऑफ इम्प्लांटेशन, और साथ ही साथ अगर फर्टिलाइज होता है तो इम्प्लांटेशन मतलब इन्फेंट को, यह हम कहेंगे झाइगोट बनाएगा और झाइगोट को इनहैबिलेशन, जिसको गर्भ धारणा कहते हैं लोकल में, इस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। द ओवुलेटेड एग गेट फर्टिलाइज, अभी फर्टिलाइज हुआ है, मान लो गेट फर्टिलाइज, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, देयर इज सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स विच एक्सटेंड द लाइफ ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइज हो गया तो कार्पस ल्यूटियम की लाइफ बढ़ा देगा। स्टिमुलेट इट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी, प्रेजेंस ऑफ हिज कौन सी वाली, ह्यूमन
chronic gonadotropic hormones in menstrual blood and urine is in a indicator of the pregnancy। इसी मतलब जो एक था वो फर्टिलाइज हुआ तो इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम वॉल काफ़ी बड़ी हो गई। ये होने के बाद जो कार्पियस ल्यूटियम था, जो कार्पस एल्ब्यूकेंस नहीं बना, तो वो क्या करेगा, ये हार्मोन्स रिलीज करता चला जाएगा और ये हार्मोन सीधा यूरिन के थ्रू बाहर आएगा। और यूरिन को जो टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी किट के द्वारा, उसमें यही हार्मोन्स के द्वारा टेस्टिंग होती है और ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, गेट फर्टिलाइजेशन बोला गया, अब अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू द कार्पस एल्ब्यूकेंस एंड एल्ब्यूकेंस स्टॉपिंग रिलीज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन्स। इसका इफेक्ट बढ़ेगा एंडोमेट्रियम में और फिर से नीगू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये पहला डे से लेकर 28 दे दिया है। पहले तो 5 दिन शेड ऑफ झड़ती हुई दिखाया है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफ़ी कम होती है। 14वें दिन तक ये मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और उसके बाद तो 15 से लेकर 21 दिन का फेज होता है, उसमें और काफ़ी मात्रा बढ़ने लगती है। किसकी? प्रोजेस्टेरॉन की। ओव्यूलेशन के लिए एस्ट्रोजन तो बढ़ेगा, लेकिन बाद में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों की लेवल हाई होती है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है, यहाँ देखेंगे आप 1 mm, यहाँ पर बोला गया 3 से 5 mm और यहाँ से 8 से 10 mm की बताया गया है। तो ये बढ़ने लगती है। वैसे ही पहले फाज में ये स्टार्ट हो जाएगा, 5 से लेकर 14 दिन तक ग्राफीन फॉलिकल हो जाएगा और बाद में ये जो ओव्यूम दिख रहा है, ये ओव्यूम रिलीज होएगा। ओव्यूम रिलीज के बाद में ये जो रहती है ग्राफियन फॉलिकल्स का रिसिड्यू, ये मौजूद होगा। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसकी संख्या घट जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाएगी और फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये ओवुलेशन की स्टेजेस हमने आज समझ लिया है। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।